ॐ सं गच्छध्वं संवध्वं संवो मनासिजान्ताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, इस पवित्र नगरी में, इस नवनिर्मित योगाश्रम में उद्घाटन समारोह और 3 दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण शिविर की आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे 2 विषय होंगे आज इस वक्त। एक इस योगाश्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी और दूसरा 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ। भारतीय योग संस्थान की स्थापना ठीक आज से 55 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1967 को परम श्रद्धेय प्रकाशलाल जी और उनके 2 साथी, उन तीनों के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय के पास बोंटा पहाड़ी पर पहले केंद्र की शुरुआत योग की करके इस संस्थान की स्थापना की गई। लक्ष्य बहुत सुंदर रखा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। किसी को कोई कष्ट ना हो, सब अच्छा जीवन जिए। और संस्थान पिछले 55 वर्षों से समाज को ये दिशा देने के लिए दिन रात सच्ची लगन से आप जैसे हजारों और लाखों कार्यकर्ता और शिक्षक हमारे एक श्रृंखला के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। एक केंद्र से आज पूरे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में 4000 से अधिक योग केंद्र और बाहर के 10 देशों में 70 केंद्रों के माध्यम से ये संस्थान निःशुल्क योग की शिक्षा देते हुए लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर लाभान्वित कर रहा है। संस्थान के जो केंद्र हैं वो पार्कों में चलते हैं, मंदिरों में चलते हैं, गुरुद्वारे में चलते हैं, दफ्तरों में चलते हैं, कॉलेजेस में चलते हैं, स्कूलों में चलते हैं, महिलाओं के लिए अलग चलते हैं, युवाओं के लिए अलग चलते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग चलते हैं और सामान्य योग केंद्र तो हम चलाते ही हैं। कितनी तरह के कार्यक्रम संस्थान रखता है। विशेष रोग प्रशिक्षण शिविर हर साल गर्मियों में हम लगाते हैं, महिला रोग निवारण शिविर लगाए जाते हैं, योग प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, कार्यकर्ता निर्माण शिविर लगाए जाते हैं, संस्कार निर्माण शिविर लगाए जाते हैं। न जाने कितने प्रकार के ध्यान शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों पर अपने अधिकारियों और शिक्षकों को योग की शिक्षा देकर के उनको प्रशिक्षित करके समाज में सेवा के लिए तैयार किया जाता है। इस काम के लिए 1967 में जब संस्थान बना तो योगाश्रम बनाने की कोई
ऐसी योजना संस्थान की थी नहीं। लगभग 80s की बात है ये, जब संस्थान के साधकों और कार्यकर्ताओं ने ऐसा महसूस किया कि इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा हमारा संस्थान है, तो हमारा कोई एक कार्यालय तो होना चाहिए, कोई एक ट्रेनिंग सेंटर तो होना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रख करके दिल्ली का योग आश्रम का निर्माण हुआ। उसकी भी कहानी बहुत सुंदर है, लेकिन अब वो विषय मैं लूंगा नहीं आपके साथ। जब वो आश्रम बन गया हमारा, पश्चात उसके आप सबको ध्यान होगा, भले ही साइज में छोटा हो, दिल में बहुत बड़ा है। आपने देख लिया आज पंजाब वालों का दिल यहां पे नहीं। तो हमारा लुधियाना में योगाश्रम बना, खतौली में योगाश्रम बना, सहारनपुर में योगाश्रम बना, और जम्मू में हमारा बहुत बड़ा तीर्थ बना। हम वहां शिविर लगाते हैं और फिर मां वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं, कभी शिव खेड़ी जाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है हमें। और ये सब कुछ होने के बाद 90s की बात है कि संस्थान ने एक गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक प्लॉट खरीदना चाहा और एक आश्रम बनाने के लिए। ये 90 के दशक में जगह लॉट हो गई, 39 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, पैसा जमा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ के कारण पूरी पेमेंट कर दी संस्थान ने 39 लाख रुपए की, हमें वो जगह नहीं मिल पाई। हमने कोर्ट केस किया, वो केस लड़ा, सालों साल कोर्ट केस लड़ते रहे, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह केस जीते हम। कोर्ट का फैसला हुआ भाई अब वो जमीन थी नहीं, वो बेच के खा गए थे पहले। उन्होंने कहा भाई इसके विकल्प में आप कोई प्लॉट दो भारतीय योग संस्थान को, अगर वो नहीं देंगे तो आपको पैनल इंटरेस्ट के साथ इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। उन्होंने जगह अलॉट कर दी दूसरी, वो हमें पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ कि हमने पैनल इंटरेस्ट के समेत अपना पैसा वापस मांगा। जुलाई 2010 में परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी का स्थूल साया हम पर नहीं रहा, और ये बात 27 अगस्त 2010 की है कि हमें वहां से रिफंड का चेक आया। कहां से? गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। उस पे लगभग 24 लाख रुपए हमें ब्याज मिला। हम अमीर हो गए। 23 लाख, आपको सही फिगर दे रहा हूं, 23,87,000 रुपए ब्याज आया। कभी कभी ये कहानी भी सुननी चाहिए ना। तो 39 में 24 जोड़ दो, हमारे पास 63 लाख हो गया। बलदेव जी, ललित जी, सुरेश वीर जी, ये सारे सीए हैं, संस्थान में चारों तरफ बैठे रहते हैं। तो ये कहने लगे कि ये पैसा संस्थान का जिस पर्पज के लिए था, ये उसी पर्पज पर खर्च होगा। कानूनी मतलब एक लीगल पॉइंट है ये। तो वहां से ये इस बात का विचार उठा कि इस पैसे को से कोई और आश्रम बनाया जाए। अब जगह कुरुक्षेत्र की चुनी गई, क्योंकि अभी आपने देखा एक बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण और गीता के ऊपर आया। तो हमने कहा इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती, पवित्र नगरी है। और आप सच मानिए कि लगभग 6 महीने मान सिंह जी, डॉक्टर मनीष कुकरेजा जी, जोशी जी, ये हमें गाड़ियों में बिठा करके घुमाते रहे कुरुक्षेत्र की धरती पे, और बड़े प्लॉट इन्होंने दिखाए हमें, लेकिन उनकी लोकेशन पसंद नहीं आई। नहीं, मैंने कहा ऑल इंडिया से हमारे अधिकारी आएंगे, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, इजी अप्रोच और अच्छी हो। तो जब ये प्लॉट देखा लास्ट में, तो इस पे दिल आ गया। फिर समस्या आई, पैसे थे 64 लाख, प्लॉट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए का।
मैं कुछ बातें पूरी नहीं बताऊंगा। प्लॉट था 1,20,00,000 रुपए का। आप सच मानिए, अंदर से आत्मा से आवाज निकली कि प्लॉट खरीदना है तो यही खरीदना है। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर ईश्वर ने किया, हमने नहीं किया। वो 1,20,00,000 रुपए का प्लॉट खरीद लिया। 1,20,00,000 रुपए का प्लॉट खरीद करके, वो जैसे बेटे की शादी करके तिजोरी ढीली हो जाती है ना, फिर कुछ दिन घूमने का प्लान नहीं बनाते हिल स्टेशन पे, तो हम भी ढीले हो गए। हमने 2 साल इस जमीन पे ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, 2 साल के बाद विचार आया भी अब इसकी बहुत नीचे था ये, इसके भरत भरत करने में कई लाख रुपए खर्च हो गया। यहाँ बैठे हैं हमारे कुरुक्षेत्र के अधिकारी, उनको सब इस कहानी का पता है। मतलब मैं पूरा रिकॉर्ड तो नहीं बता पाऊंगा। तो इसका भरत किया, प्लॉट का भरत करके केवल एक एडमिन ब्लॉक बनाने चले थे, जो एडमिन ब्लॉक सामने वाला है। कुरुक्षेत्र के अधिकारी, हमें यहां एक नहर है 10 कदम पे आगे, उस नहर के पार कोई आश्रम है, मुझे मालूम नहीं वो कोई संस्था का, राधा स्वामी वालों को होगा। वो दिखाने के लिए लेके गए कि जी ऐसा हो सकता है। उनका गेट खुलवाया, अंदर गए और उनका शेड देखा हमने। शेड होते हैं ना आजकल जो पड़ते हैं वो, तो हमें वो अपने बजट में आता नजर आया कि भी हम ये शेड डलवा लेते हैं जिसमें हमारे 500-600 साधक साधना कर लेंगे। एडमिन ब्लॉक में हम अपना एडमिन का काम चला लेंगे, हलवाई को अपना कॉर्नर पे बिठा के खाना बनवा लिया करेंगे। ये 100% फैसला हो गया कि ऐसा ही करेंगे। लेकिन समय बदलता गया, विचार बदलते गए, और विचार बदलते बदलते शेड का पक्का फैसला होने के बाद जब शेड डलाने की बात आई तो विचार आया चलो कोई बात नहीं, एक बारी तो खर्चा होगा, एक लेंटर वाला हॉल ग्राउंड फ्लोर ऐसे बनवा लेते हैं और वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब जब ग्राउंड फ्लोर का हॉल बनाएंगे तो टॉयलेट्स की तो जरूरत पड़ेगी, बाथरूम वगैरह की। तो लगभग 45 बाथरूमों का ये सामने का ब्लॉक बनाया, लगभग 40 भी हो सकते हैं, 40 और 45 के बीच में। जब ये लेंटर पूरा हुआ तो साथ के साथ ख्याल आया कि इसमें तो साधना और वार्ता हुआ करेंगी, लोग रहेंगे कहां, एक और डलवा दो। तो ये एक हॉल और डला। जब एक हॉल और डला, हमने इस हॉल के डलवाने में किचन, स्टोर, डाइनिंग हॉल, कोई विशेष कमरों का सारे प्रोविजन बंद कर दिए। मैंने कहा ये तो छोटी बातें हैं, बाद में हो जाएंगी, पर हॉल अगर बन गया ना तो हमारा एक आश्रम खड़ा हो जाएगा। ये मैं अपने दिल की आज सारी बातें आपके साथ ये इसलिए कह रहा हूं कि कई बार दिल में लेकर के हम घूमते रहते हैं, पर साधकों तक भी कभी कभी ये जानी चाहिए। जब ये बनके तैयार हो गया और ये भी तैयार हो गया, तो फिर भगवान को अर्जी लगाई कि अब शिविर लगाने की बात आई तो क्यों नहीं किचन ब्लॉक भी और डाइनिंग हॉल भी खड़ा कर दें। जब किचन ब्लॉक और डाइनिंग हॉल बना, उसी के साथ लगा कि साथ के साथ एक ऊपर अतिथि गृह भी बना दिया जाए। मुझे नहीं पता ये शक्ति, मैं तो कहता हूं कि मेरे जो साधकों के अंदर ईश्वर रहता है, कहीं उसने ये शक्ति हमारे को दी। आपके भीतर जो ईश्वर बैठा है और ये आश्रम आगे बढ़ता चला गया। अगर मैं आज से 10 साल पीछे जाऊं तो मुझे ये सपना लगता है। ये मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बतला रहा हूं, हवा में आना अलग बात है, बिल्कुल सपना लगता है। पर आज मेरे ईश्वर ने मेरा सपना साकार कर दिया। इस आश्रम में ये 2 बड़े हॉल हैं। इसका नाम पतंजलि हॉल रखा गया, आपने देख लिया होगा। इससे ऊपर वाले हॉल का स्वामी विवेकानंद हॉल रखा गया नाम। इसमें
2 ब्लॉक पुरुषों के लिए, एक नीचे एक ऊपर टॉयलेट ब्लॉक, 2 महिलाओं के लिए, एक नीचे एक ऊपर। लगभग 92 बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह की 92 यूनिट्स की सुविधा इस आश्रम में दी गई है, ताकि बड़े स्केल पर अगर शिविर लगता है तो कोई परेशानी ना हो। किचन ब्लॉक के साथ एक बड़ा स्टोर रखा गया, जैसे इतने लोग हैं तो सामान बहुत आएगा बाजार से, तो रखने की कोई असुविधा ना हो। आप सारे आश्रम को घूमेंगे, देखेंगे आप 2-3 दिन पूरा। नीचे एक डाइनिंग हॉल है, लेकिन अभी हमने डाइनिंग हॉल को हमने लॉजिंग हॉल बना रखा है। महिलाओं की 70 महिलाओं को उसमें हमने रहने की सुविधा के लिए यूज कर लिया, सेपरेशन के लिए। और ऊपर उसके 3 छोटे हॉल बनाए हैं, जिसमें कि लगभग 15 लोग एक एक रूम में ठहर सकते हैं। सब में अटैच्ड बाथरूम की फैसिलिटी दी है। एक स्पेशल 2 कमरों का सेट और है, जिसमें प्राइवेट मीटिंग अधिकारियों की, जैसे अब ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, वो बनाने की सुविधा है। इस हॉल में दाईं ओर एक रेस्ट रूम है, इधर एक मीटिंग रूम है, ऊपर एक स्टोर है, एक मीटिंग रूम है, बाकी ये हॉल आपके सामने है। एडमिन ब्लॉक के अंदर 3 बड़े कमरे हैं, एक में ऑफिस है, एक में हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कोई मतलब रहने के लिए सुविधा हो, एक को हमने स्टोर बना दिया। आपने देखा कि अभी जो सड़क बनी है, ये रातों रात काम चला करके इस 15-20 दिनों के अंदर, क्योंकि पहले बारिशों ने काम नहीं निकलने दिया, और जैसे ही बारिश बंद करते, काम शुरू करते, फिर बारिश आ जाती है। अब की बारिश बड़ी लेट तक आती रही। इधर से आपकी शिविर की डेट भागे जा रही थी, इधर बारिश चले जा रही थी। पर फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि हमारे कुरुक्षेत्र की जो टीम है, ओम प्रकाश जी, सेवाराम जी, मान सिंह जी, कमला, सुमन जी, मैं किसी का नाम भूलूंगा तो आप मेरी बात को मन पे मत लगाना। सीमा सांगवान जी, के कौशल जी, अब जो नाम जुबानी याद आ रहे हैं वो लिए जा रहा हूं मैं। पूरी टीम ने दिन रात लग करके झाड़ू लगाई, पोचे लगाए, तसले उठाए, कस्सी चलाई। कोई काम ऐसा नहीं जो हमारी इस टीम ने इस आश्रम में ना किया। पिछले 15 दिन से यहां मैं आया, आज से कोई 15 दिन पहले तो मैं राउंड पे था आश्रम के। कभी बीच में झटके भी लगते हैं। झटका ये नहीं था, झटका ये था कि ये 600 सदस्यों का परिवार बुला रखा है, और वो कहेंगे देशराज जी जब तैयार नहीं था तो बुलाया क्यों था? भाई जब घर में रसोई तैयार नहीं थी, डिनर का इनविटेशन दिया क्यों? आप बताओ, अपना इंतजाम कर रहे थे पहले। तो मैं गया था राउंड पे, और यहां बैठे हुए कुरुक्षेत्र वाले, मैंने उठाया तसला और झाड़ू और पोचा, और मैं लग गया काम पे। उसका असर क्या हुआ? मेरे कुरुक्षेत्र के 50 कार्यकर्ता मेरे साथ लगे। आधा दिन में हमने वो काम किया जो 15 दिन में होना चाहिए। उससे क्या फायदा हुआ? उसे फायदा भी तो देखो ना, आश्रम कैसे बना। लोग पूछेंगे, हमारी 15 दिन की लेबर के पैसे बचे हमारे। और दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा यह हुआ कि हमारा अहम टूटा। हम प्रधान हैं, तो किस बात का प्रधान है अगर तू संस्थान में सेवा नहीं करता? हम पहले इस संस्थान के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम यहां के एक शिक्षक हैं। जो व्यक्ति संस्थान में पद अहम के लिए लेता है, वो इस संस्थान में भले ही पद पे रहता रहे, लेकिन वो उस पद के काबिल नहीं है। हमें अपने अहम को तोड़ना पड़ेगा, और तब जो सेवा होती है ना। और उससे क्या हुआ कि वो वीडियो डाल दी मेरी उस पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। उससे एक
ओम प्रकाश जी को एक योजना देके गए, हम यहां ऊपर मीटिंग ली थी मैंने कि भाई जितने जिले हैं हर दिन एक जिले के 20 कार्यकर्ता यहां आएंगे, हर दिन 20 कार्यकर्ता आते रहे। उनको देख के लाडवा और अंबाला और सोनीपत वालों में जोश आ गया, वो वहां से बसों में भर भर के यहां आ गए। तो जब 15 दिन काम चला उसका तो कोई मूल्य नहीं। तो मैं एक बात कहूंगा, मेरे उन कार सेवकों के लिए 1 मिनट जोरदार तालियां बजाओ। ओम प्रकाश जी और हमारे वहां की जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने यह सीधा योगदान दिया, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे वो सेवाराम जी हों चाहे वो कोई भी हों, सारे नाम लेना कोई जरूरी नहीं, वो सारे एक बार खड़े हो जाएंगे जो यहां आते रहे हैं। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ जो यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष, सब खड़े हो जाओ। जितना आप में दम है उतने दम के साथ आप इनके लिए तालियां बजाओ। देखते हैं कितना दम है आप में, खूब दम दिखा दो आज इनके लिए। सुबह चाहे हम 8 बजे आए, चाहे 6 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, कुरुक्षेत्र की टीम हमसे पहले हमें हमेशा गेट पे मिली। ऐसे आश्रम नहीं बनते, आश्रम बनाने में बड़ी मेहनत लगती। ये थी इस आश्रम की एक थोड़ी सी हिस्ट्री जो आपको पता होना चाहिए। और फाइनेंस के मैटर पे हम जाते नहीं हैं, ना हमने किसी से पैसा मांगा, और सच पूछो भगवान को साक्षी बना के कहता हूं ना हमें जरूरत है। जब मेरे ईश्वर ने बिना पैसे के इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया, मुझे पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं। मुझे फोन आया स्टेट प्रेसिडेंट्स का, मैं नाम नहीं लूंगा, देशराज जी इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, आप एक आवाज निकालो हिंदुस्तान में, आप एक बार आश्रम के लिए पैसा लेके तो देखो, आपका आश्रम स्पीड से बनके तैयार हो जाएगा। मैंने कहा मैं वायदा करता हूं आपसे, जिस दिन हमें पैसे की जरूरत होगी मैं अवश्य मांगूंगा, लेकिन करूं क्या, वो दिन ही नहीं आया, वो दिन ही नहीं आया। कितने अच्छे हैं ना ईश्वर हमारे, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, उस पर विश्वास करके आप उस भगवान का काम करने निकल जाइए, फिर आप छोड़ दीजिए कि साधन कौन जुटाएगा, आप मार्ग पर चलेंगे, रास्ता बनता जाएगा। बस मैं अपनी बात को छोटा करके, एक दोपहर बाद हमारा शिविर शुरू हो जाएगा, उसका शुभारंभ करते हुए मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं और शिविर में आकर के समय गुजारते हैं, ये समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य समय होता है, जो हमें अंदर और बाहर से बदलता है, जो हमें अंदर और बाहर से बदलता है। इसलिए अब तक तो आपकी मस्ती थी, मैं भी नहीं बोला, मैं भी आनंद ले रहा था यहां बैठे हुए, मैं कुछ नहीं बोला। अब यहां से मस्ती शक्ति में बदल जाएगी, बढ़िया होगा ना, क्योंकि अब यहां से शिविर की शुरुआत करेंगे हम। शिविर में योगमय वातावरण की जरूरत पड़ती है। शिविर में हमें अपनी कमियों का पता चलता है, हमारी अपनी साधना निखरती है।
साधना में, मेरी साधना में सुधार होता है, करने में भी और करवाने में भी। बहुत से आपके मन में प्रश्न उठते होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर भी, सुबह भी देखा आपने, प्रश्नों की बौछार लग गई, रोकना पड़ा क्योंकि आज व्यवस्था कुछ और थी, पर धीरे धीरे तीनों दिन आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और सबसे सुंदर बात है, जो ऐसे शिविरों में आते हैं उनकी साधना और संस्थान, उन दोनों के बीच उसको एकाकार करने का बड़ा गहरा अवसर मिलता है। इस वाक्य पर ध्यान देना, उसकी अपनी साधना और संस्थान, उन दोनों के मध्य उसको एकाकार करने का अवसर मिलता है। दूसरी बात, जब आपको विषय की जानकारी नहीं होती तो आप उस विषय में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, आप हृदय से नहीं कुछ बात कहते, या आप आलोचना कर देंगे उसकी। जब आप इन शिविरों में आकर के योग की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपकी योग के प्रति आस्था बढ़ती है, और जब तक वो आस्था ना बढ़े तब तक आपका योग का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, दो तरह के साधक होते हैं जो केंद्रों पर आते हैं। एक वो जो अपने को प्राथमिकता देते हैं, इस वाक्य पर ध्यान से सुनना मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूं। एक वो साधक होते हैं जो, बोलो, और दूसरे वो होते हैं जो संस्थान को प्राथमिकता देते हैं, जो यहां आकर के 3 दिन गुजार देंगे ना, वो संस्थान को प्राथमिकता देने लगते हैं। बस इस बात को समझ लेना, यहां से साधना निखरती है। यहां हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलता है। हमारा बाकी इस समय, आप में से कईयों को पता ही नहीं होगा, मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड कहता है वो 22 प्रांत यहां आने थे, 1 या 2 प्रांत यहां किसी टेक्निकल कारण नहीं आ पाए। इस समय मेरे सामने 20 प्रांतों के अधिकारी मेरे सामने बैठे हैं। आप कल पूरा भारत मेरे सामने है, पूरा भारत मेरे सामने है। और जब हम आपस में मिलते हैं, गुजरात वाले मिल रहे हैं महाराष्ट्र वालों से, महाराष्ट्र वाले मिल रहे हैं दिल्ली वालों से, दिल्ली वाले मिल रहे हैं पंजाब वालों से, हमारा संपर्क बनता है। और संपर्क बनने से क्या फायदा होता है? अगर आप भुवनेश्वर जाना चाहोगे और वहां का जू बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान के किसी जू में इतने शेर और टाइगर और वैरायटी है ही नहीं जितनी भुवनेश्वर में है, पर घुमाएंगे तो सुरेश मोहपात्रा है। तो ये व्यक्तिगत संपर्क काम नहीं आते आपको? चलो वहां पर भी आ जाओ तो हमारा व्यक्तिगत संपर्क बनता है। अब क्यों, उन्होंने मुझे घुमाया था इसलिए कहा मैंने। चलिए, इससे संस्थान के कार्यकर्ता बनते हैं। आप जब अंदर से बदलते हैं तो आपको संस्थान तरासता है और आप धीरे 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 हम कार्यकर्ता बनते हैं। आपने देखो, हम कह देते हैं भाई जरा ये यहां तसला रखा है, इसको उठा के वहां रखाओ, अभी यहां पर झाड़ू लगा दो, यहां पोछा लगा दो। ये क्या, ये भाव कहां से आया? जब आप इस आश्रम में अपने आप को गेस्ट नहीं मानते, आप कहते हैं ये आश्रम मेरा है, तो फिर आपको झाड़ू और पोछा लगाने में किस बात की शर्म भाई? किस बात की शर्म? मैं अपना 2 दिन से अपना बाथरूम स्वयं साफ कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए साफ करने वाला। ये आश्रम मेरा है। जब मैं अपने घर में सफाई खुद कर सकता हूं तो मैं अपने आश्रम में अपनी सफाई खुद क्यों नहीं करूंगा? क्यों दूसरों को सुनाऊं कि बाथरूम गंदा है? क्यों दूसरों को सुनाऊं मेरा कमरा गंदा है? क्यों दूसरों को सुनाऊं मेरा कॉरिडोर गंदा है? अरे गंदा है तो साफ कर ले, गंदा है तो साफ कर ले, साफ हो जाएगा, तेरे को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा गंदा है। कल अंबाला वाले आए, मैंने उनको कार सेवा के लिए नहीं कहा, कस्सीर तसले लेकर के, और वो इस पूरी पट्टी पर लग गए। ये पूरी पट्टी जो आपकी ग्रीन बेल्ट बननी है हमारी, अभी लैंडस्केपिंग का काम हमारा रुका हुआ है। क्या वो समय चाहिए हर काम के लिए, उसको आराम आराम से करवाएंगे, तबीयत से करवाएंगे। आपके आश्रम को पूरा रिजॉर्ट बना के देंगे आपको। आप जब आया करेंगे आपका मन लगा करेगा। अभी भी लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, बोर तो नहीं हो रहे ना? बोलो, आश्रम अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। 3 दिन तक आपको संयम बरतना है। अब यहां से आप वक्ता यहां पर आएंगे, बीच में से खड़े होकर प्रश्न नहीं पूछना,
डायरी में नोट कर लो। प्रश्नोत्तर का पीरियड आएगा, आप अपने प्रश्न कीजिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे हम। लेकिन उनका फ्लो मत तोड़िए बोलने का, उनका समय अलॉटेड है, फिर वो अपनी वार्ता को लंबा करेंगे तो अगले वक्ता का टाइम कट जाएगा, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी तो आप कल से ऐसे ही चल रहे होंगे, बहुतों ने अभी पंजीकरण कार्ड नहीं पहने होंगे। अभी दोपहर बाद जब आके यहां बैठोगे ना, मैं चेक करूंगा किस किस ने पंजीकरण कार्ड नहीं पहना। और रजिस्ट्रेशन हर व्यक्ति का होना चाहिए जो शिविर अटेंड करेगा। जो आज अटेंड करके चले जाएंगे उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। डायरी और पेन हर वक्त अपने साथ रखना है। खाली समय में मौन की साधना करनी है और आत्मचिंतन करना है। साहित्य पढ़ना है कि मुझे पास होना है, आखिरी दिन एग्जाम होने वाला है आपका 70 नंबर का। कितने का? 70 मार्क्स का। मंच संचालक जितने भी बनेंगे इसमें सबको बता रखा है, उनसे प्रार्थना रहेगी कि वो समय की एडजस्टमेंट ना बिगड़ने दें। और माइक पे हर बात को नहीं कहना होता। आपका टाइम खत्म हो गया, छोटी स्लिप बना करके रिस्पेक्ट के साथ उनके सामने रखी जा सकती है। हमें हर चीज को आदर के साथ ही करना है, सब हमारे लिए बराबर हैं। शिविर के दौरान अब यहां के बाद, इस कार्यक्रम के बाद कलरफुल कपड़े नहीं चलेंगे, श्वेत वस्त्र, ठीक है ना। दुपट्टा महिलाओं के लिए हमने परमानेंट लाल रंग का बोल दिया। जब भी शिविर में आप आएंगी, आप लाल रंग का दुपट्टा और सफेद सूट पहनेंगे, उसमें और ग्रेस बढ़ जाएगी। शिविर में और केंद्रों में भी, हाँ केंद्रों में भी, हर जगह। मतलब हमने ड्रेस का, इस ड्रेस के अंदर ये एक चेंज ला दिया महिलाओं में कि वो लाल दुपट्टा पहन सकती है। अगर किसी ने कार्यक्रम छोड़ के 3 दिनों में ज्योतिसर घूमना है और ब्रह्म सरोवर नहाना है, तो मुझे अपना नाम लिखवा दें। वो यहां नहीं बैठेंगे, अपने रहने वाली जगह पर बैठेंगे। उनको खाने की, सोने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम उनको ये नहीं कहेंगे वो घर जाओ सामान उठा के। वो मैं सुबह कह रहा था ना, क्रोध नहीं करना, हाथ जोड़ के कहेंगे हम। ये मेरा हाथ जोड़ने वाला तरीका। पर वो यहां नहीं बैठेंगे। अगर मुझे कोई पता चल गया कि दिन के अंदर कोई बाहर घूमने गया 2 घंटे के लिए, फिर आके यहां बैठ गया, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो शिविर अटेंड नहीं करेगा। शिविर के बहुत तगड़े नियम है। आप तो बहुत कंफर्ट जोन में रह करके शिविर अटेंड करते हो। हमने तो कैसे कैसे शिविर अटेंड कर रहे हैं, सुरेश मोहपात्रा खड़े होकर के बता देंगे। इन्होंने मेरा शिविर ऐसे स्कूल में रखा था जहां नहाने के लिए बाथरूम नहीं था, सोने के लिए कमरा नहीं था, और 3 किलोमीटर से पेट्रोल पंप से एक तार डाल करके लाइट सिर्फ स्पेशल मेरे लिए बल्ब लगवाया था। ठीक कह रहा हूं जी? गांव के अंदर रूरल एरिया में मैडम भी मेरे साथ थी। हमने तो विपरीत परिस्थितियों में रह करके शिविर लगाए हैं। ऐसे संस्थान रातों रात नहीं खड़ा होता। वाह वाह तो कोई भी सुन लेता है, तालियां बजा लो हम भी सुन लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, वो दृढ़ संकल्प होता है व्यक्तिगत, उसको आगे लेकर जाता है। ये बात हमेशा याद। इसलिए मेरी बात का बुरा नहीं मानना कि देश राज्य सख्त एकदम से कैसे बदल गए। अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, पर ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब क्योंकि यहां से मैं देखूंगा इसको। जब आप यहां आते हो तो आप देखो आपके पोर्शन की लाइटें तो नहीं जल रही हैं, पानी का नलका तो नहीं खुला है। और मान लो किसी ने बाथरूम में नलका खोल दिया, टंकी खाली हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं की हाय तौबा मच जाएगी। अगर आपने बिजली चालू कर दी तो आप सोच लेना कि आप संस्थान का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, बर्बाद करने के लिए है नहीं। आप समझ गए मेरी बात? ये तो इसलिए हमें अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना। और वो बिजली दूसरे घर में जलेगी जाकर, आप उसका स्विच बंद कर दीजिए, मत कीजिए ऐसा। एक मैंने परसों भी, कल भी बोला होगा, ये आज फिर बोल रहा हूं, रात्रि में सख्त मना है जागना। जब यहां से हम आत्मचिंतन करके छोड़ेंगे, आज मैं भी राउंड पर रहूंगा, उसके बाद कोई भी पूरे आश्रम में मोबाइल नहीं चलाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा। पढ़ो और आप अपने शवासन में जाओ, योग निद्रा में जाओ और अपनी दूसरी निद्रा में चले जाओ। ठीक 3:30 बजे 4 बजे उठो। 2 और 2:30 बजे कोई नहीं उठेगा। 2 और 2:30 बजे उठने वाले दूसरों की नींद खराब करते हैं। बताओ 2 बजे उठ के आपकी 5 बजे प्रोग्राम होना, 3 घंटे आपने क्या दुकानदारी करनी है? 2 बजे नहीं उठेगा कोई भी।
जब विशल बजती है आपको तब उठना है। विशल का टाइम मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, अपने विशल पर उठेंगे आप। आज भी मेरे को 90 वर्ष के वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात सुबह उठते कही, जिनको मैं अपने पिता स्वरूप में देखता हूं, कि मुझे 2 बजे उठना पड़ गया। तो ये चीजें तो गलत है ना जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा कि अनुशासन मुझे चाहिए। अनुशासन नहीं होगा तो हम शिविर नहीं कामयाब कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद करो, अनुशासन पूरा बनाओ। यहां से कोई निर्देश मिलता है तो उसको 100% फॉलो करो। आपको कोई दिक्कत आती है, हमारा कंट्रोल रूम है, आप कंट्रोल रूम में जाओ, अपनी बात कहो। अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं होती तो हम वीआईपी नहीं है, हम आपके परिवार के सदस्य, हमें बाजू से पकड़ लो, बोलो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हम सुनेंगे आपकी, हम वायदा करते हैं। लेकिन रहेंगे तो अनुशासन में ना। कोई दिक्कत है वो पूरी कर लेंगे हम मिल मिला करके, क्या दिक्कत है उसमें। शिविर के इंचार्ज जो लेट आए उनको मैं फिर बतला दूं, किशोर जी और मान सिंह जी हैं, दोनों खड़े हो जाएंगे। अगर किसी की कोई समस्या है, किशोर जी और मान सिंह जी, कोई दोनों में से कोई नहीं है? अच्छा, वो पीछे खड़े हैं, वो अपने ड्यूटी पे रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं वो। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है तो मैंने कल बतलाया था, डॉक्टर राजन पटेल 24 घंटे एडमिन ब्लॉक में अवेलेबल होंगे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत किसी को भी होगी, हम हर वक्त आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। एक खास बात समझ लेना, अगर किसी को किसी जरूरी काम से कहीं जाना भी पड़ जाए, वो पहले अपने शिविर इंचार्ज से बात करेगा। उनसे परमिशन नहीं मिलती तो हमारे पास आएगा, हम देख लेंगे कि हमें आपको परमिशन देनी है कि नहीं। ये बात याद रखना कि ये आश्रम स्टेट हाईवे पे है और बाहर ट्रैफिक तेज चलता है। दिन में तो मैं इतना नहीं कहूंगा, रात्रि में अंधेरा होने के बाद इस सड़क पर चलना थोड़ा कठिन है। गाड़ी तेजी से आती है, पीछे से नजर नहीं आता कुछ। आपके घूमने के लिए, वॉक करने के लिए बहुत सुंदर सड़कें अंदर बना दी हैं, आप अंदर खूब घूमिए। लेकिन शिविर समाप्ति पर सायंकालीन बाहर नहर की तरफ या उधर खेतों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा कोई दूसरी सुरक्षा नहीं, ट्रैफिक तेज चलता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक भी अधिकारी वॉक करे बाहर की रोड पर। आप रोड अपने अंदर आश्रम में करेंगे, लाइटें जली हुई हैं, साफ सुथरी सड़कें, आप यहां खूब गप्पे मारो, आप घूमो, आप वॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे इतनी बातें कहनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं आशा रखूंगा कि आप हमारी आशाओं पर खरे उतरेंगे। आशा क्यों रखूं मैं ये क्यों ना कह दूं कि मुझे दृढ़ विश्वास है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप हमारी इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और ये शिविर 100% शुरू होगा। यहीं से हमारे आगे जो भोजन की व्यवस्था होगी, उसके बाद शिविर की प्रॉपर वार्ताएं शुरू हो जाएंगी। ओम शांति ही शांति ही शांति। और ये जागो का प्रोग्राम एक बार मैं लुधियाना में गया था, तब इन्होंने प्रेजेंट किया था हमारी माताओं ने, और उसने हृदय छू दिया था प्रोग्राम ने। तो आज ये दोबारा देखने को मिला। ऐसे जो हरियाणा का प्रोग्राम था वो देख करके हरियाणा का चित्र सामने आ गया। सरस्वती वंदना में हमारे पूरे भारत का एक रूप था, वो हर प्रांत का कार्यकर्ता उसमें था। चंडीगढ़ वालों ने योग गीत किया, कुरुक्षेत्र वालों ने योग गीत किया। तो ऐसे भिन्न भिन्न कार्यक्रम आपके सामने आए। और एक वो जो योग गीत में बड़े अच्छे अच्छे छोटी बच्ची थी जो ऊपर बैठी पद्म आसन में, तो सबके लिए हृदय से तालियां। देखो, संस्थान का प्रमाण पत्र यही है, हम यही प्रमाण पत्र देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमें तो सेवा करनी है। पर आपने वाकई दिल को छुआ, आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर था।